सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल MNMIA पे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं 12th क्लास का आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स अब तक हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 NCERT में, जिसका नाम है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ, जिसमें हमने सीख लिया था कि क्या होता है LPP और उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी फर्स्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सोल्व करने के लिए कहा गया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि सबसे पहले हमारा स्टेप्स क्या चलता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है x प्लस वाई, जो भी आपकी कॉन्स्टेंट्स जो भी हैं आपके, जितने भी हैं 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, तो वो कॉन्स्टेंट्स को आप इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि इन इक्वेशन को इक्वेशन में बदल दीजिए। तो ये आपको देखिए कि क्या बनता है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 जो है दैट देन इट विल बी रिटन एज x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि इक्वल टू का साइन बना लीजिएगा। जो भी कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे होंगे इन इक्वेशन फॉर्म में, उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से x और y की जो जैसे 9th 10th क्लास में आपने सीखा हुआ है कि x और प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए टेबल बना लीजिए। नॉर्मली सिंपल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वैसे तो ये देखिए, x 0 रखेंगे तो y 4 आएगा, और y 0 रखेंगे तो x 4 आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो नीचे ग्राफ में बनाई गई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो है वो पॉइंट आ चुके हैं। एक तो आया है इसमें 0 4, यानी कि यहाँ पर आएगा 0 4, और ये एक दूसरा पॉइंट आया 4 0, वो यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ 4 0 है, ये 0 4 है। ठीक है, इन दो पॉइंट काफ़ी है लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, लाइन के वो बनाने के लिए। तो इसको दोनों को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन आती है जो आपके सामने नज़र आ रही है इस ग्राफ में। तो ये लाइन एक तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स के लिए फर्स्ट लाइन आ चुकी है। और ध्यान रखिएगा इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन का नेम जरूर डाल दीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। चलिए फिलहाल तो सिचुएशन ये है कि एक ही कॉन्स्टेंट था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जब आगे जाएंगे आप, तो आपके पास 2 3 4 भी हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कौन सी लाइन किसके लिए बनी थी। तो आप आदत डाल लीजिए कि आप इसके ऊपर एक लाइन की इक्वेशन जरूर लिखेंगे, लाइन के ऊपर जो भी जिसकी लाइन बनती है साथ के साथ इक्वेशन का नाम जरूर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए इक्वेशन लिखनी है, इन इक्वेशन नहीं लिखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 इस लाइन के ऊपर लिख दिया है। फिर आपका नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम इसकी बात करें तो x इज इक्वल टू 0 बनाएंगे, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो इक्वल टू इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि y एक्सिस मतलब बन गया है इसका। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 देखिए यहाँ पर है, तो ये y एक्सिस को ही हम x इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉन्स्टेंट है वो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको हम जब सोल्व करते हैं तो y इक्वल टू 0 रखा जाएगा, और y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। तो x एक्सिस जो है उसका इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास इन तीनों कॉन्स्टेंट्स से आपके पास फिलहाल ये इक्वेशन बन चुकी है, आपके ग्राफ देख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो स्टेप करना है वो है ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट जो है आपने 11th क्लास में किया हुआ है लीनियर इनइक्वेशंस वाले चैप्टर में, जिसमें हमने क्या किया था कि हम ओरिजिन की वैल्यू रख के देखते हैं लेफ़्ट और राइट से, जो मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो पहले फर्स्ट जो कांस्टेंट था आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, उसमें हमने ओरिजिन टेस्ट लगाया, यानी कि x और y को हमने 0 0 रख लेना है। ओरिजिन का मतलब 0 0 होता है x और y की वैल्यू, तो 0 0 इसमें रख लेना है। ध्यान रखिएगा ओरिजिन टेस्ट मैं फिर से बता दूं कि लास्ट वीडियो में ऐसे मैंने बता दिया था कि ओरिजिन टेस्ट तभी लगाया जाता है जब आपका ओरिजिन या तो लेफ्ट में हो उस लाइन से, और या फिर राइट साइड में हो। ठीक है, तो हम रखते हैं x और y को 0 0, तो ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें देखना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आ चुका है ट्रू, और 0 क्योंकि 4 से लेस है इसलिए। हैंस फिजिबल रीजन विल बी क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, यानी कि हम कहेंगे कि जैसे ओरिजिन के लिए ये ट्रू आया है ओरिजिन टेस्ट पे लगाने से। ट्रू का मतलब ये हुआ कि 0 0 जो पॉइंट है वो हमें इंक्लूड करना है।
तो लाइन की लेफ़्ट या राइट का एक साइड लेनी होती है। तो अब आपको यहाँ पर इससे मतलब निकलता है कि आपको यहाँ पे ओरिजिन की साइड वाली शेड करनी है। ठीक है, ये शेड कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो कांस्टेंट था आपका, वो आपका था कौन सा, वो आपका था x इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस थी, x इज इक्वल टू 0 ये वाला। और फिर नेक्स्ट जो लाइन थी वो थी आपकी वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस। एक तो वाई एक्सिस था और एक x एक्सिस था। और जो हमारी लाइन थी, उस लाइन का जो ग्राफ आया है वो आया है इसके नीचे की तरफ वाला। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि हमें कौन सा लेना है रीजन। तो आप समझदार हैं, देखिए कैसे का ओरिजिन टेस्ट इस पे लगेगा नहीं, किस पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि ये जो 0 0 ओरिजिन जो आएगा वो इन लाइन के ऊपर है। मैंने कहा था ओरिजिन या तो लेफ्ट में होना चाहिए या राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन के ऊपर ही ये 0 0 आ रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए। सिंपल, वैसे समझने में बहुत ईजी है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो होता है, ये आप देख सकते हैं x 0 से ग्रेटर किस साइड होता है, 0 से ग्रेटर राइट साइड में। ठीक है ना, तो जो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे हैं वो आपका राइट साइड में चलेगा, यानी कि इस साइड वाला रीजन माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब है तो y की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है। तो y की वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ होती है, ऊपर की साइड होती है। ठीक है ना, तो ऊपर की साइड जो है वो रीज़न हमें लेना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर रेड ऑरेंज और रेड और ग्रीन और ब्लू कलर, इन तीनों का कॉमन देखेंगे अगर रीज़न, तो आपके सामने नज़र आएगा। जहाँ पे रेड भी आया हो, ग्रीन भी आया हो और ब्लू रीज़न भी आया हो, तो वो आपको नज़र आएगा कहाँ पर, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कहाँ पर आएगा। देखिए ज़रा, वो आएगा आपका बीच वाला ट्रायंगल शेप में। ठीक है, बीच वाले ट्रायंगल की शेप में नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। वो ये है आपका कौन सा रीज़न, ये वाला। ठीक है, ये जो रीज़न है यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रीज़न आएगा, कॉमन रीज़न जो तीनों का होगा वो यहाँ पर नजर आएगा। तो आपको देखो लिखना क्या है, द कॉमन रीज़न फॉर ऑल द गिवन इन इक्वेशंस विल बी गिवन बाय एरिया ए ओ बी। ठीक है, ओ का मतलब यहाँ पे ओरिजिन से है, ए पी यहाँ पे ऊपर पॉइंट मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। तो ओ ए बी जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमारा रिक्वायर्ड रीज़न होगा, फिजिबल रीज़न जिसको आप कहते हैं। ठीक है, और ये हम देख सकते हैं क्लियरली बाउंडेड रीज़न आएगा। और इसको सोल्व आगे कैसे करते हैं वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि हमें अब ढूंढने हैं कॉर्नर्स। इसके कॉर्नर्स कितने बने हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। देखिए, तो आपको नज़र आएंगे 3 कॉर्नर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ए ओ और बी की। ठीक है, ए ओ और बी 3 कॉर्नर्स यहाँ पे बने। तो हमें कॉर्नर्स से ही मतलब होता है कि कॉर्नर्स कहाँ कहाँ है। तो ए है आपका 0 4, जिसके कोऑर्डिनेट 0 4 है, बी कोऑर्डिनेट जो है उसके है 4 0 और ओ है उसके कोऑर्डिनेट है 0 0। तो ये 3 पॉइंट जो हैं, इन 3 पॉइंट से हमें कॉर्नर्स पता लग चुका है। चलते हैं अब आगे, देखिए क्या करना है। तो अब हमें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें ए बी जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, ए बी ओ जो भी हैं, वो हमें जेड में पुट करने होते हैं। जेड की स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी गई थी, तो जेड में रख दिया 3x + 4y था वहाँ पर। तो x को 0 y को 4 रखा फर्स्ट पॉइंट ए के लिए, तो वो आपका रिजल्ट आएगा 16। फिर इसी तरह से बी पॉइंट जो आया था 4 0 कोऑर्डिनेट्स थे, तो उसको रखा वहाँ पर, तो ये आएगा 12। और थर्ड पॉइंट था 0 0, उसको जब रखा तो ये आएगा 0। तो हमें अब ढूंढना था, मैक्सिमाइज करने के लिए कहा गया था, तो हमें ढूंढनी है इसमें से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 16 12 और 0 में से मैक्सिमम आपका है 16। ठीक है, मैक्सिमम आपका 16 है, यानी कि मैक्सिमम अमंग द दीज 3 वैल्यूज इज 16 एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 एंड दिस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द LPP। ठीक है, तो LPP को हमने मैक्सिमाइज कर दिया, मैक्सिमम वैल्यू हमने बता दी है किस पॉइंट पे, वो भी बता दिया है। तो यही इस तरह से ही आंसर जो निकालना है, इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन और सॉल्विंग ऑफ LPP। ठीक है, किसी भी LPP को सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है z इक्वल टू -3x + 4y और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x + 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
एज यूजुअल जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इन इक्वेशन को पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट कीजिए, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को इक्वल टू 8 बना लेंगे, ठीक है ना। और 3x प्लस 2y ग्रेट लेस देन इक्वल टू 12 था, तो इसको इक्वल टू 12 बना लिया। तो इन दोनों की हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही जैसे 9th-10th क्लास में करते थे, x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। बाकी ये ज़रूरी नहीं है यही करना, आप कुछ भी आइडिया लगा सकते हैं, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। और ध्यान रहे x या y की वैल्यू जो भी रख रहे हैं कुछ ऐसे रखिए कि डेसिमल में ना आए। कोशिश कीजिए कि डेसिमल बनाएं, क्योंकि आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अगर डेसिमल में पॉइंट आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वो प्लॉट करने में परेशानी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रखता गया, तो आपकी इस टेबल इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी। टेबल आपके सामने है। आगे चलते हैं, देखिए करना क्या है, उसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो इनका ग्राफ जब बनाया, तो ग्राफ बनाने के बाद जैसा कि पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, उनके ऊपर हमने नेमिंग डाल दी है। तो जो भी जिसकी इक्वेशन बनती है वो हमने उसके ऊपर इक्वेशन लिख दी है। और थर्ड और फोर्थ जो कॉन्स्टेंट्स थे वो थे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो फिर हम करते हैं ये ग्राफ बनाने के बाद हम करते हैं ओरिजिन टेस्ट, यानी कि एक्स और वाई को 0 0 रखना है इन इक्वेशंस के अंदर। तो एक एक करके 1 बाई 1 करते हैं। 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12 में रख दिया, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि इट इज़ ट्रू। और ट्रू जब आता है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो हम और जो फिजिबल रीजन जो होगा हमारा इस इन इक्वेशन के लिए, वो होगा क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, क्योंकि ट्रू आएगा तो कंटेन करेगा, फॉल्स आएगा तो कंटेन नहीं करेगा, मतलब अपोजिट साइड में हमें उस रीजन को लेना है। तो आगे चलते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन सेकंड कांस्टेंट, दैट इज x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, और वहाँ पर रखेंगे तो वो भी ट्रू ही आएगा। तो दोनों ही ट्रू आएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो कॉमन रीजन है, देखिए फर्स्ट के लिए हमारा ये वाला रीजन आया था, इसके नीचे वाला, ठीक है ना। सेकंड में भी ये वाला रीजन है, मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से। तो इसको हमने इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ जो थे वो आपके थे आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वो भी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि दोनों ऊपर की तरफ आएंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इनका जो कॉमन रीजन आएगा इन चारों का, वो आपके सामने इस शेडेड पोर्शन में नज़र आ रहा है आपको, OABC, ठीक है। OABC, OABC कॉर्नर्स की वैल्यू, ठीक है। तो इन कॉर्नर्स की वैल्यू अब हमें निकालनी है कि कॉर्नर्स क्या क्या बने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले O है ओरिजिन आपका 0 0, A है आपका पॉइंट। वो ए कैसे फाइंड करते हैं, अब देखिए ए सीखते हैं कैसे आता है। तो ए पॉइंट कैसे है, देखिए जरा, इस लाइन की इक्वेशन में जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, लाइन की इक्वेशन जरूर लिखते हैं उस लाइन के ऊपर जो भी हमने ग्राफ बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें हमने देखा कि ये थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो ए है वहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहाँ पे वाई 0 होता है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है उसमें वाई को 0 रख दीजिए। अब y को जब 0 रखते हैं तो x क्या आएगा, देखिए जरा, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, यानी कि 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4, यानी कि a पॉइंट जो है वो होगा 4,0, ठीक है। 4,0 क्लियरली दिख भी रहा होगा आपको, यहाँ पे 4 पॉइंट है ये a पे, तो x इज इक्वल टू 4 था, तो 4,0, क्योंकि y एक्सिस यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 से सेकंड जो इक्वेशन बनी थी आपकी लाइन की, इसमें हमने फिर से वही, ये लाइन भी एक्स एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि वाई 0 होगा तो एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट वैसे चाहिए ही नहीं है, वैसे बस बताने की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट को, ठीक है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको चलना है ओ, हमें पता है 0 0 होता है। अब बात करते हैं बी कैसे निकलेगा, बी पॉइंट कैसे निकलेगा। तो बी पॉइंट एक्चुअली में क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन किस किस का, इन दोनों लाइनों का, जो हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इक्वल टू 8, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो है आपका b। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते थे ये आपको पता है, 10th क्लास में किया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन में से कोई भी एक लगाते थे। तो मोस्टली हम एलिमिनेशन ही करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो x और y की जो वैल्यूज़ आती थी 10th क्लास में 3rd चैप्टर में, वही वैल्यूज़ हमारा पॉइंट b की वैल्यू देगा। तो b की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी। और c पॉइंट फिर से वही, c पॉइंट जो है वो y एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि इस लाइन की जो भी लाइन की इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 8, यहाँ पर x को 0 रख देना है तो y आ जाएगा 4, ठीक है, x 0 एंड y 4।
तो आपका इसके कोऑर्डिनेट्स सी पॉइंट के आ जाएंगे 0,4। तो आगे चलते हैं। तो इन चारों कॉर्नर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो इन चारों कॉर्नर्स की वैल्यू जो है निकालने के बाद हमने देख लिया, सामने देख सकते हैं। तो फिजिबल रीजन हमने कॉमन निकाल लिया है, तो ओ ए बी सी बना था। तो फिर वही सेम एज इट इज़ जैसा कि हम पहले पिछले क्वेश्चन में किया था कि जेड की वैल्यू निकालते हैं ए ओ बी सी के लिए। और इनमें से आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू हमें मिनिमाइज करने के लिए कहा गया था। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ -12 एट x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 0। बस इतना ही था आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमें मिनिमाइज करने के लिए कहा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 12 एंड 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था मैक्सिमाइज वाला, वही सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बस ये फ़र्क ये है कि उसमें एक ही कॉन्स्टेंट था मेन, और इसमें यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से वही दो इक्वेशन आपके सामने ग्राफ बना रखे हैं मैंने, ग्राफ बना हुआ है देख सकते हैं। तो दो लाइनें बनेंगी, उनके ऊपर मैंने इक्वेशन का नाम भी लिख दिया है, किसकी लाइन का कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन के लिए है। और उसके बाद हमें कॉमन रीजन निकालना है, जिसको हम ओरिजिन टेस्ट से निकालते हैं कॉमन रीजन। और उन चारों का जो कॉमन रीजन आएगा वो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, OABC। OABC जो आपका कॉर्नर्स बन रहे हैं ये रीज़न, तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि लास्ट मैंने क्वेश्चन में बता दिया था कि कैसे निकालते हैं OABC की वैल्यू, तो उस तरीके से हम OABC की वैल्यू निकाल लेंगे। और OABC, O तो आपको पता है 0 0 होता है, और A है आपका 0,3, B आ जाएगा 20,9/19 एंड 45/19। क्यों आया, क्योंकि ये तरीका रहेगा वही 10th क्लास वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी आप लगाना चाहें, जिससे भी आपको इजी लगता हो। तो सी पॉइंट आपका आएगा 20। तो OABC तो चारों पॉइंट आ चुके हैं। जेड की वैल्यू हमने निकाल लेनी है, और जेड की वैल्यू जो निकालते हैं वो हमारी आएगी, एक तो 9, एक 0, एक 235/19 और एक 10। अब हमें ये कहा गया था मैक्सिमाइज़ करने के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसकी वो है आपकी 235/19। इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू यही है, एट x इज इक्वल टू 20/19 एंड 45/19 y की वैल्यू के लिए। तो ये हमारे पास इसका मैक्सिमाइजेशन हमने कर दिया है इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दिस एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फिर ये एज यूजुअल जैसे करते हैं, x प्लस 3y लेस इक्वल टू 3 बना लेंगे, और x प्लस वाई को 2 इक्वल टू 2 कर देंगे। तो इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो आपके सामने ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट लगाया, तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं ओरिजिन टेस्ट से, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी था, तो आप जब इसका कॉमन रीजन निकालते हैं, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मतलब होता है, समझ लीजिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इन दोनों का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा, मतलब जो आपका फिजिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, मतलब ये कहने का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों बाकी दोनों जो आपके कॉन्स्टेंट्स थे उनकी। तो उनका जो ग्राफ आता है वो आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कॉमन रीजन जो है वो है आपका अनबाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में अनबाउंडेड रीजन में क्या करते हैं। तो अनबाउंडेड रीजन का जो हमने प्रोसीजर किया था उसको एक बार याद कीजिए। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉर्नर्स क्लियरली, वो कॉर्नर्स के पॉइंट आप निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ABC, 3 कॉर्नर आपको इस ग्राफ में नजर आएंगे। नीचे वाले रीजन को मत देखिएगा, नीचे वाला रीजन बाद में बताऊंगा। पहले आपने बनाया है ऊपर वाला रीजन। ठीक है, पहले आपने ऊपर वाला एरिया देखना है, ऊपर जो शेड किया हुआ है उसको देखना है, नीचे मत देखिएगा, नीचे वाली साइड में। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड रीजन है ऊपर की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, ओरिजिन टेस्ट लगा दिया तो ये निकल के आ गया और अनबाउंडेड रीजन। तो ABC पॉइंट हमारे कॉर्नर पॉइंट थे, कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाली ABC। तो उनके पॉइंट्स क्या क्या आएंगे वो हम अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम पहले कर चुके हैं, तो इसलिए अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके कॉर्नर्स आए हैं ABC, यानी कि 0, 2, 3/2, 1/2 एंड 3, 0। तो ABC की वैल्यूज हमने पुट कर दी है Z में। तो Z की वैल्यू 10, 7 और 9 आई है। तो हमारा जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। तो हमें ये देखना था कि मिनिमाइज़ करने के लिए कहा गया था। तो फिलहाल हमें क्या करना है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, फिर से मैं इसको तो प्रैक्टिस करवाने के लिए करवा रहा हूँ आपको ये।
तो इनमें से हमें मिनिमाइज़ करना था इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आई है फिलहाल अनबाउंडेड रीजन में, तो हम देखेंगे 7 आई है। ठीक है, इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू 7 है और हमें ये चेक करना है कि ये मे बी और मे नॉट बी ग्रेट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यानी कि क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए क्या तरीका था याद कीजिए, मैंने कहा था क्या कि z की जो वैल्यू है हमें मिनिमम चेक करनी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट z हैज़ द मिनिमम वैल्यू लेस देन 7, यानी कि हम मान लेते हैं z की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू वो 7 नहीं है, यानी कि 7 से भी कोई ना कोई छोटी वैल्यू जरूर है, हम मान के चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे हम इसको। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ। तो 3x प्लस 5y जो z था वो हमने सपोज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, पॉसिबल मान लेंगे कि ये जो वैल्यू है z की वैल्यू 3x प्लस 5y वो 7 से भी लेस है। ठीक है, तो लेट 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। तो आप इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसी ग्राफ के अंदर दोबारा से आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ को प्लॉट करेंगे, मैं दोबारा से रिवाइंड दिखा रहा हूँ आपको करके। तो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, तो जब भी इन इक्वेशन की में जो है आपका बीच का जो साइन है 3x प्लस 5y यहाँ पर था 7 से लेस, तो जब ये साइन 7 से लेस का है ओनली, इक्वल टू का साइन नहीं होता ना जब, तो आप डॉटेड लाइन लगाते हैं। तो अब आप ये क्लियरली देख सकते हैं, ये जो हमने लाइन लगाई है 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 वाली के लिए, ये जो लाइन है वो डॉटेड लाइन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उस पर लगाना है ओरिजिन टेस्ट। तो ओरिजिन टेस्ट देखेंगे तो ये ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा तो मतलब ये हुआ 0 0 रखेंगे x और y को, तो ये 0 प्लस 0 लेस देन 7, दैट इज ट्रू। ट्रू है तो ओरिजिन की साइड को शेड करना है। तो आप क्लियरली नज़र आ रहा है आपको कि जो हमारा पहला जो फिजिबल रीज़न था वो ऊपर की तरफ था। ठीक है, ये देखिए ऊपर की तरफ था फिजिबल रीज़न, और जो हमारे जो 7 से छोटी वैल्यू के लिए जो रीज़न आया है वो नीचे की तरफ आया है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है, कॉमन सेंस लगाइए। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका जो 7 से छोटी वैल्यू के लिए जो रीज़न है वो नीचे की तरफ का है, यानी कि 7 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी z की, नीचे की तरफ, बट हमारा फिजिबल रीजन तो ऊपर की तरफ है। इट मीन्स क्या कॉमन सेंस निकालते हैं हम, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 7 से छोटी वैल्यू हो तो सकती है बट नीचे की साइड है ना, टुवर्ड्स ओरिजिन की साइड में। ठीक है, बट हमारा फिजिबल रीजन उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, अपोजिट साइड में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 से छोटी वैल्यू ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि नीचे मिलेगी तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऊपर नहीं होगी। तो 7 से छोटी वैल्यू ऊपर नहीं होगी, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 7। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये आपके सामने है, देख सकते हैं। एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, देयरफॉर ये मैं आपको बता चुका हूँ ये बातें। आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, हमने उसके बाद क्या किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वी चेक ओरिजिन टेस्ट एंड वी ऑब्जर्व दैट ओपन हाफ प्लेन विल नॉट कंटेन एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, जो उसका ग्राफ है वो नीचे की तरफ बन रहा है और जो हमारा फिजिबल रीजन है वो ऊपर की तरफ था। यानी कि मिनिमम वैल्यू इन द फिजिबल रीजन विल बी 7 एट दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये आपके पास है, फिर से वही इक्वेशन बना लिया इसको। इक्वेशन बनाने के बाद इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपका ये ग्राफ ऐसे आएगा और फिर हम इसमें जो ओरिजिन टेस्ट है उसके थ्रू चलते हुए हम इसमें फिजिबल रीजन देख लेंगे, वो आएगा OABC। ठीक है, कॉर्नर्स की बात कर रहा हूँ OABC, और फिर हम कॉर्नर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और कॉर्नर्स की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे तो वो आएगी आपकी A पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स आएंगे 5 0, B पॉइंट के आएंगे 4 3, C पॉइंट के आएंगे 0 5 और O है आपका 0 0। तो Z में ये वैल्यू रखते जाएंगे x और y की वैल्यू, तो Z 15 आएगा A पॉइंट के ऊपर, 18 आएगा B पॉइंट के ऊपर, 10 आएगा C पॉइंट के ऊपर और 0 आएगा O के ऊपर। तो हमें तो मैक्सिमाइज करने के लिए कहा था, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 18, इस पॉइंट पे है 4 और 3 के ऊपर, यानी कि x4 और y3 जो है उसके ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से वैसा ही है, क्योंकि इसको ग्राफ को देखते ही आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि दो टाइप के देखिए रीजन जो है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ। ये नीचे का जो रीजन है वो बाद में आएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने 4th क्वेश्चन में आपको बताया था।
ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट्स को सोल्व करते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 बना लेंगे और x प्लस 2y को इक्वल टू 6 बना लेंगे और इनका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और इनके ऊपर लाइन की इक्वेशन जरूर लिख देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर्स बने हैं वो बने हैं दो कॉर्नर्स A और B। ठीक है, A और B दो ही कॉर्नर यहाँ पे बने हुए हैं। तो जब A और B पे हम बात करते हैं तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके 0, 3 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 6, 0। ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास z की जो वैल्यू हमें पूछी गई थी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो फिलहाल तो इस दोनों कॉर्नर के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू है वो हम देखेंगे, दोनों ही वैल्यू सेम है। इट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू है वो है 6, जो भी पूछा जाए वही रहेगी। चाहे मैक्सिमम कहेंगे तो मैक्सिमम भी 6 ही होगी क्योंकि दोनों पॉइंट में सेम है। ठीक है ना। तो इस तरह से मिनिमम का है तो मिनिमम भी 6 ही होगी। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 6 एट द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये क्यों कह रहा हूँ ये हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जब दो पॉइंट में सेम वैल्यू आ जाती है ना स्टूडेंट्स, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट, जिन दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है जेड की, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है वो होगी। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। फिर हम ये, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन है तो हम ये चेक कर सकते हैं, लेट इफ पॉसिबल z इज़ लेस देन 6। फिलहाल ये 6 मिनिमम वैल्यू है अनबाउंडेड रीजन में, तो हम चेक करेंगे पहले कि z की वैल्यू 6 से छोटी भी हो सकती है क्या। फिर से जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था फोर्थ क्वेश्चन में, तो उसका ग्राफ लोड करेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है। आप क्लियरली देख पाएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट पेज पे अभी दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये जो आपके पास मैंने कहा था डॉटेड लाइन क्यों बनाते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इससे नीचे की तरफ का एरिया आ रहा है और हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है। तो यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि 6 से छोटी वैल्यू तो हो सकती है, जेड की वैल्यू 6 से छोटी हो सकती है बट डाउनवर्ड होगी, लेकिन हमारा फिजिबल रीजन अपवर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 ही रहेगी, 6 से छोटी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो हमारा जो रीज़न आएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा minimum value of z is 6 at all point lying on the line joining A and B। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यानी कि दोनों ही काम करने हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों काम करने हैं, तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो आप देख सकते हैं, इसकी आप फोटो भी ले सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ। आप इसको अगर नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं। तो वही सेम कॉन्स्टेंट्स को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, फिर उसका ग्राफ प्लॉट किया है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने जो गैप लिया है वो 20-20 का लिया है, क्योंकि 1, 2, 3 का गैप लेने लग गए तो 120 तक जाना आसान नहीं है। ठीक है, तो आप 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 इस तरह से आप 20-20 का गैप ले सकते हैं ताकि आपका ग्राफ प्लॉट करना इजी हो जाए। तो इनको ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपके पास ये जो कॉमन रीजन आएगा ओरिजिन टेस्ट लगाने के बाद वो आएगा ABCD। ठीक है, ABCD पॉइंट्स कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट्स है, तो उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू निकालते हैं जैसा कि पहले से ही। तो हम देखेंगे तो ये A पॉइंट आपका आएगा 60, 0, B पॉइंट आएगा 120, 0, C पॉइंट आएगा 60, 30 और D पॉइंट आएगा 40, 20। तो इन सब पे हमने देखा कि हमने वैल्यूज़ निकाल ली, तो वैल्यूज़ देखी तो ये वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू बतानी थी। तो मिनिमम जो है वो एक जगह पे मिनिमम आ रही है, देख सकते हैं 300 है, ये तो हम कह सकते हैं। ठीक है, 300 एक ही जगह पे आया है, तो हम कह सकते हैं जेड की वैल्यू मिनिमम है 300 एट द पॉइंट 60, 0। ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो दो जगह पे है। ठीक है, दो जगह कौन कौन सी, बी और सी के ऊपर। तो बी और सी के ऊपर ये वैल्यू मैक्सिमम है। और मैंने बताया था जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम आ जाती है ना कॉर्नर पॉइंट पे, तो हम उसके ऊपर उन दोनों पॉइंट को, जिन पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आ रही है, उनको ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी उनके ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम ही आएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए लास्ट में लाइन पढ़ लीजिए, हैंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 300 एट x इज इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 and maximum value is 600 at all point on the line joining B and C। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों के काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो, देखिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन है क्या कि मैक्सिमम z मैक्सिमाइज करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है,
subject to constants x minus y less than equal to -1, minus x plus y less than equal to 0, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो सबसे पहले वही सेम इक्वेशन बना लेना है, इनकी ग्राफ लोड करना है। तो ये मैंने इसलिए करवा रहा हूँ स्पेशली क्योंकि इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस आएगा। ठीक है, क्यों आएगा वो रीज़न देख लीजिए। आप जब इसका ग्राफ लोड करेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा कि एक लाइन जो है वो है x माइनस वाई इक्वल टू -1 और एक है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइनें हैं और जिनका ग्राफ आया है वो एक अपवर्ड है, एक में डाउनवर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन रीज़न बना ही नहीं। कॉमन रीज़न तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमें जो फिजिबल रीज़न होता है वो सबका कॉमन रीज़न लेना होता है। तो यहाँ पे कॉमन रीज़न बन ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई फिजिबल रीज़न ही नहीं है। और फिजिबल रीज़न जब नहीं होता ना तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो हम देखिए क्या करेंगे इसके बाद, feasible region will be closed half plane containing this and जो भी है, so there will be no common feasible region for all the inequations, hence there will be no feasible region, hence no maximum value of z will be there। यानी कि हमें पूछा गया मैक्सिमाइज करने के लिए, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई फिजिबल रीजन ही नहीं है और फिजिबल रीजन ही नहीं है तो उसका कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी पूछी गई है वो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू होती है वो फिजिबल रीजन के अंदर होती है और फिजिबल रीजन सबका कॉमन होता है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे सिंपली कि यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 9 मैंने स्किप कर दिया है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उस केस में आप देखेंगे कि जो आपके पास एक लाइन आएगी, जो थर्ड केस में अनबाउंडेड रीजन आएगा, उसमें उसमें जब आप देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि जो हमारे पास, जैसा कि हमने 4th और 6th क्वेश्चन किए हैं, तो उनमें जो आपके पास जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहा जाएगा उसमें हम देखेंगे कॉमन रीजन आएगा। ठीक है, जैसे अब तक 4th और 6th में क्या था, जो एक में डाउनवर्ड आ रही थी, एक में अपवर्ड आ रही थी, है ना, तो ऐसा कुछ था। लेकिन फिलहाल देखेंगे 9th क्वेश्चन में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 9th क्वेश्चन में दोनों यानी कि फिजिबल रीजन भी अपवर्ड की साइड में है और जो हमारी लाइन जो बाद में बनेगी उसका जो रीजन है वो भी ऊपर की साइड है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। कॉमन रीज़न जब होगा तो मैंने लास्ट वीडियो बता चुका हूँ वैसे कि, तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू इससे मैक्सिमम या मिनिमम इससे ऊपर जा सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा या उससे कम हो सकती है। कहाँ पर, जिस साइड का रीज़न आया, तो अगर वो कुछ भी कॉमन लेके चलता है हमारे फिजिबल रीज़न से तो हम कहेंगे नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू विल बी देयर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।